अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लैब 11 में कलेक्शन से बात करेंगे। इससे पहले हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ी थी। अगर हम बात करें स्टूडेंट जावा में कलेक्शंस की, कलेक्शन फ्रेमवर्क की और एरार की, आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जेनेरिक क्या होता है। जेनेरिक आपको तो बेसिकली अलाउ करता है इस चीज़ को कि आप एक सिंगल क्लास, इंटरफेस या मेथड बनाएं और इसको उसका ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसके ऑब्जेक्ट में डिफाइन करें कि आप किस टाइप का डेटा इनिशियलाइज करना चाहते हैं, और उस कोड की हेल्प से आप उस कोड को रीयूज कर सकते हैं। अगर मैं नॉर्मली कोड लिखने की बात करूं तो हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपको एक एरे बनानी है इंटीजर टाइप की, तो एक कंप्लीट आप फंक्शन बनाएंगे जिसमें एरे डिफाइन करेंगे और एरे को इनिशियलाइज करेंगे। लेकिन अगर मैं कहूँ आपसे कि आपको स्ट्रिंग टाइप का डेटा चाहिए तो आपको एक डिफरेंट एरे बनानी पड़ेगी स्ट्रिंग टाइप की, और उसके बाद आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा डिफाइन करेंगे। लेकिन जेनेरिक का आपके पास फायदा ये है कि आप एक दफा क्लास बनाएं और उसमें जनरल सिंबल डिफाइन करें, और उसको जब आप इनिशियलाइज करेंगे, जब उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उस वक्त आप उसमें किसी भी टाइप का डेटा डिफाइन कर सकते हैं यूजिंग इंटरफेस। Generic was added in Java 5 to provide compile time checking and removing risk of class exception that was common while working with collection classes. The whole collection framework was rewritten to use generic for type safety. Let's see how generic help us using collection classes safely. For example, आपका पहली एग्जांपल मौजूद है स्टूडेंट, जो कि नो जेनेरिक एरे लिस्ट है जिसके अंदर आप ये देखें कि एरे लिस्ट आपने बनाई, उसके अंदर आपको कुछ स्ट्रिंग टाइप का डेटा ऐड करना था। तो आपने यहाँ पे एक नाम ऐड किया, सेकंड दूसरा नाम ऐड किया, उसके बाद आपने यहाँ पर ऐड का फंक्शन, ऐड के कीवर्ड से, ऐड के मेथड से आपने 10 यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का डेटा आपने स्ट्रिंग टाइप के डेटा के साथ मर्ज करने की कोशिश की। जैसे ही आपने ये किया तो आप यहाँ पे देखें आप जैसे ही काम करेंगे तो आपने यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रिंग, आपने कहा कि S1 आपके पास स्ट्रिंग है, S2 स्ट्रिंग है, लेकिन S3 आपके पास स्ट्रिंग नहीं है, बल्कि आपके पास किस टाइप का डेटा है, इंटीजर टाइप का। लेकिन आपने उसको स्ट्रिंग बनाया और उसको आपने कहा कि आप गेट करके एज ए स्ट्रिंग प्रिंट करना चाहते हैं, तो आपके पास एक्सेप्शन जनरेट होंगे। ये एक्सेप्शन आपके पास कंपाइल टाइम पे नहीं आ रही, बल्कि आपके पास मैंने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया तो जनरेट होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए मेरे पास एक्सेप्शन आ रही है कि क्लास कास्ट एक्सेप्शन, कास्ट की एक्सेप्शन आ रही है। आपने यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश की, स्ट्रिंग टाइप का डेटा था, आपने स्ट्रिंग टाइप में ही इसको सेव किया, लेकिन ये आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा था, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्लास कास्ट एक्सेप्शन आ गई। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपने एरे लिस्ट के अंदर डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर दूँ स्टूडेंट्स, तो आप देखेंगे कि मेरे पास यहाँ पे अब स्टूडेंट्स मेरे पास जो चीज रन टाइम पे एरर आ रहा था वो मेरे पास कंपाइल टाइम पे आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, तो आप देखिए कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, इनकम्पैटिबल टाइप इन कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। ये प्रॉब्लम आपके पास इस तरह से सॉल्व हो गई और आपके पास अब ये इसको अलाउ ही नहीं कर रहा है, राइट। तो आपके पास यहाँ पे एक्सेप्शन भी जनरेट नहीं होगी। ये प्रॉब्लम हमने इस तरह से सॉल्व कर ली। फिर आपके पास अगर 3 नंबर है तो आप उसको सिंपली गेट कर सकते हैं। देन आपके पास है कि जावा जेनेरिक क्लास का इस्तेमाल कैसे होगा। वी कैन डिफाइन अवर ओन क्लासेस विद जेनेरिक टाइप। अ जेनेरिक टाइप इज अ क्लास और इंटरफेस दैट इज पैरामीटराइज्ड ओवर टाइप्स। वी यूज एंगल ब्रैकेट टू स्पेसिफाई द टाइप पैरामीटर। आपने ये क्लास बनाई, उसके अंदर आपने यहाँ पे टी कैपिटल डिफाइन किया सिंबल, आप इसकी जगह किसी और सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आपने एक प्राइवेट वेरिएबल लिया जिसकी आपने यहाँ पे टाइप रखी टी। देन आपने यहाँ पे एक वेरिएबल एक गेटर बनाया जो कि आपके पास गेट करने के लिए प्राइवेट वेरिएबल को। उसके बाद आपने सेटर बनाया विच इज सेट द वैल्यू। देन आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया क्लास का और उसके अंदर आपने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया। अब हमने यहाँ मेन के फंक्शन में जाके जब यहाँ पे अब मुझे फॉर एग्जांपल इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए था, तो आपने यहाँ पे वैल्यू इंटीजर टाइप की लिखी। और आप ये देखिए जब मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, जेनेरिक क्लास का ऑब्जेक्ट, तो आपने यहाँ पे जो
टी सिंबल लिया था स्पेसिफाई कर रहा है जिसके अंदर टाइप पैरामीटर, वहां पे आपने यहाँ पे इंटीजर डिफाइन कर दिया। इसी तरह से अगर आपको स्ट्रिंग डेटा चाहिए तो आपने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लिया और यहाँ पे स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया। ये प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ मैं आपको। ये आपके पास क्लास है, देन आपने वेरिएबल लिया, देन आपने गेटर सेटर, देन उसके बाद यहाँ पे इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल कंस्ट्रक्टर के अंदर, देन आपने वैल्यू असाइन कर दी। याद रखिएगा जब ये आप एरे लिस्ट बनाएंगे तो आप इस लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करेंगे, उसके बगैर आपके पास एरे लिस्ट नहीं बन सकती। प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। जनरेट क्लास एंड इट रिटर्न इंटीजर टाइप का डेटा विच इज 5 और क्लास रिटर्न स्ट्रिंग टाइप का डेटा रिटर्न किया जिसमें मैंने स्ट्रिंग पास किया था जावा प्रोग्रामिंग। इसके बाद आपके पास जावा के अंदर कलेक्शंस क्या होती है। जावा कलेक्शन रेफर टू अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स दैट आर रिप्रेजेंटेड एज अ सिंगल यूनिट। यू कैन परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस सच एज सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन, डिलीशन and on Java collections just like you do it on data। डेटा के ऊपर आप तमाम चीजें परफॉर्म कर सकते हैं जावा की कलेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए। कलेक्शन का आपके पास एक फ्रेमवर्क है। कुछ यूं है कि आपके पास सबसे पहले कलेक्शन है, कलेक्शन के अंदर आपके पास सब क्लासेस है, लिस्ट, क्यू, सेट। देन आपके पास यहाँ पे लिस्ट की सब क्लासेस मौजूद है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैग। इन तमाम को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्यू है, देन आपके पास प्रायोरिटी क्यू है, डी क्यू है, एरे डी क्यू है, सेट है, हैश सेट है, लिंक हैश सेट है, सॉर्टेड सेट है विच इज फ्री सेट। इंटरफेसेस जो आपके पास ब्लू कलर के यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है दैट इज कॉल्ड इंटरफेस और ग्रीन रिप्रेजेंटेशंस आर क्लासेस। Collections. The collection interface is the root interface of the collections framework hierarchy. Java doesn't provide direct implementation of the collection interface, but provide implementation of its sub interfaces like list, set, queue। direct collection की कोई आपके पास implementation नहीं है, बल्कि आपके पास इसकी सब classes array, linked list, vector, stack और आपके पास different implementations मौजूद हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स बात करते हैं लिस्ट इंटरफेस की। लिस्ट इज एन order collection of elements which may contain duplicates। it is an interface that extends the collection interface। आपके पास इस लिस्ट को डिवाइड किया जाता है चार टाइप में, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक। एक एक करके इन सबको डिस्कस करेंगे और इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। पहली एग्जांपल क्या है, द एरे लिस्ट क्लास implement the list interface। it uses the dynamic array to store the duplicate element of different data type। different data type के आप duplicate elements यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। आप एक एरे लिस्ट स्ट्रिंग टाइप की बनाएं, एक इंटीजर टाइप की बनाएं और तमाम चीजें आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। The array list class maintain the insertion order and is known synchronized। known synchronized होती है आपके पास। अगर सिंक्रोनाइज होती तो आपके पास मल्टीपल थ्रेड एक साथ इम्प्लीमेंट हो जाती, या फिर कह लेना चाहिए कि आपके पास कॉल होती जिसकी वजह से एक्सेप्शन आती है। वेक्टर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन होती है जिसकी वजह से वहाँ एक्सेप्शन आने के चांसेस होते हैं। The array list class maintains the insertion order and is known recognized non synchronized। The elements stored in the array list can be randomly accessed। सबसे पहले आपने एरे लिस्ट बनाई स्ट्रिंग टाइप की, देन आपने ऐड के फंक्शन से तमाम एलिमेंट्स ऐड किए, तमाम कोर्सेज को यहाँ प्रिंट करके देखा। गेट 1 लिखेंगे तो आपके पास डीएलडी रिटर्न होगा। उसके बाद आपने सेट किया सेकंड इंडेक्स पे आईआईसीटी, यानी आपके पास जहाँ पे पीएफ लिखा है वहाँ आईआईसीटी रिप्लेस हो जाएगा। मैं आपको आउटपुट दिखा देती हूँ इसका। देन आप रिमूव करेंगे सेकंड को तो आपके पास यहाँ से आईआईसीटी रिमूव हो जाएगा। पहले एग्जांपल मैंने आपको कहा था कि तमाम कोर्सेज हैं, देन मैंने आपसे कहा था इंडेक्स वन पर डीएलडी मौजूद है, तो मैंने आपसे कहा था मॉडिफाइड लिस्ट है, यानी कि मैंने इंडेक्स 2 पे पीएफ की जगह आईआईसीटी रखा तो आपके पास यहाँ पे आईआईसीटी प्रिंट हो गया। देन मैंने कहा कि मैंने एक एलिमेंट को रिमूव किया इंडेक्स 2 से, तो आपके देखें 0 1
सॉरी 0, 1 और 2 इंडेक्स टू पे IICT था, IICT रिमूव हो गया, लिस्ट अपडेट हो गई और मेरे पास अब सिर्फ 2 एलिमेंट मौजूद है। फिर हमने लास्ट कोड से तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1 एक्सेस कर लिया फॉर ईच लूप के थ्रू, तो आपके पास लूप और DLD आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो गया। देन है आपके पास लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन। स्टूडेंट्स अगर मैं लिंक लिस्ट की बात करूँ तो लिंक लिस्ट आपके पास डेटा स्ट्रक्चर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम सिंगली, डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करते हैं। अगर मैं डबली लिंक लिस्ट की बात करूँ तो आपके पास डबली लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से परफॉर्म होती है कि आपके पास जो नेक्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस प्रीवियस नोड के पास होता है, प्रीवियस नोड का एड्रेस नेक्स्ट नोड के पास होता है। आप डेटा स्ट्रक्चर में इसको डिटेल से पढ़ेंगे। Linked list implement the collection interface. It uses a doubly linked list internally to store the elements. It can store the duplicate element. It maintains the insertion order and is not synchronized. In linked list, the manipulation is fast because no shifting is required. यहाँ पे आपका एड्रेसेस के थ्रू काम होता है, तो इसकी वजह से शिफ्टिंग नहीं होती, जिसकी वजह से आपके पास मैनिपुलेशन फास्ट होती है। लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपने यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट की जो कि लिंक लिस्ट से रिलेटेड है। इसके बाद आपने मेन के फंक्शन में क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ऐड के फंक्शन से तमाम कोर्सेज, तमाम लैंग्वेजेस ऐड की, देन प्रिंट करवाया। तो आपने इंडेक्स 1 यानी जावा आपने गेट किया यहाँ पे। फिर आपने यहाँ पे पाइथन की जगह C++ सेट किया, देन आपने C++ पे जो सेट किया था उसको रिमूव कर दिया, अपडेटेड लिस्ट आ गई और रिमूव एलिमेंट भी आ गया आपके पास। देन आपने एक्सेस कर लिया तमाम एलिमेंट्स को 1 बाय 1। ये आपके पास मौजूद है तमाम एलिमेंट, इंडेक्स 1 पे जावा है। मॉडिफाइड लिस्ट आप देखें तो आपने जो एलिमेंट को रिप्लेस किया है पाइथन को C++ से, तो अपडेटेड लिस्ट आ गई। देन आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया, रिमूविंग एलिमेंट भी आ गया और एक्सेस कर लिया 1 बाय 1 तमाम एलिमेंट्स। देन है आपके पास वेक्टर। द वेक्टर इज अ क्लास, द वेक्टर क्लास इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लिस्ट इंटरफेस दैट अलाउ अस टू क्रिएट resizable arrays similar to the array list. The vector class synchronizes each individual operation. This means whenever we want to perform some operation on vector, the vector class automatically apply a block to that operation. It is because when one thread is accessing, अगर एक थ्रेड आपके पास एक्सेस करने की कोशिश करे वेक्टर को, तो at the same time another thread try to access it. That's why यहाँ पे concurrent modification exception आ जाती है, क्योंकि आप मल्टीपल थ्रेड एक साथ एक एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपने इंपोर्ट की लाइब्रेरी, देन आपने यहाँ पे वेक्टर का साइज डिफाइन किया विच इज 5, वेक्टर के क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके बाद 5 एलिमेंट जो आपने n डिफाइन किए थे वो यहाँ पर पास हो गए, प्रिंट हो गए। फिर आपने थर्ड इंडेक्स के एलिमेंट को रिमूव किया, यानी 4 को रिमूव किया आपने, देन आपने प्रिंट करवाया और उसके बाद 1 बाय 1 तमाम एलिमेंट प्रिंट करवा लिए। 5 एलिमेंट थे, इंडेक्स 3 का मतलब ये हुआ 0, 1, 2, 3, इनके 4 रिमूव हो गया, 1 बाय 1 तमाम एलिमेंट्स यहाँ पे प्रिंट हो गए आपके सामने। इसके बाद है आपके पास स्टैक। स्टैक आपके पास यहाँ पे काम करेगा किस मैनर में, स्टैक आपके पास काम करता है लीफो मैनर में, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है वो सबसे पहले आपके पास आउट होगा। तो स्टैक क्लास एक्सटेंड द वेक्टर क्लास, कलेक्शन एक्सटेंड फ्रॉम लिस्ट, लिस्ट इंप्लीमेंट वेक्टर, वेक्टर एक्सटेंड स्टैक। स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन की बात करूँ तो स्टैक आर एलिमेंट्स आर स्टोर एंड एक्सेस इन लीफो मैनर, that is elements are added to the top of the stack and removed from the top of the stack. पुश आपके पास यहीं से एलिमेंट्स होंगे, रिमूव भी एलिमेंट्स किसी एंड से होंगे, लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो लास्ट आपके पास इन हुआ है वही आपके पास पहले आउट होगा। कुछ मेथड है स्टैक पे जिसमें आपका पुश का मेथड है। पुश के मेथड से हम एलिमेंट्स को ऐड करते हैं, पॉप के एलिमेंट्स से हम पहला जो टॉप ऑफ द स्टैक का एलिमेंट होता है उसे रिमूव करते हैं। पीक से हमारे पास रिटर्न होता है टॉप ऑफ द स्टैक का एलिमेंट। उसके बाद सर्च की बात करूँ तो सर्च का जो जिस एलिमेंट को आप सर्च करने के लिए फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे वो उसका इंडेक्स आ जाएगा, इट रिटर्न द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। देन आपके पास चेक का बूलियन ऑपरेशन है, टू चेक वेदर अ स्टैक इज एम्प्टी और नॉट, यूज द एम्प्टी मेथड। एग्जाम्पल 4 आपके पास मौजूद है जिसमें आपके पास सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है
क्लास आपने लाइब्रेरी इंपोर्ट की, देन आपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, स्ट्रिंग टाइप के डेटा को आपने पुश करवाया, देन आपने प्रिंट करवाया। पॉप के थ्रू आपने पहला एलिमेंट रिमूव किया। पहले का मतलब ये हुआ कि आपके पास कैट रिमूव होगा, डॉग हॉर्स कैट था तो कैट आपके पास रिमूव हो गया। देन आपने पीक के थ्रू आपके पास जो पहला एलिमेंट, अब आपके पास जो लास्ट एलिमेंट था हॉर्स, तो आपके पास हॉर्स रिटर्न हो गया जिसकी पोजीशन थी 1। उसके बाद आपने यहाँ पे सर्चिंग एलिमेंट से पोजीशन फाइंड आउट कर ली हॉर्स की, तो विच इज 1। देन आपने चेक किया कि आपके पास इस टाइप एम्प्टी है या नहीं, तो आपके पास फॉल्स रिटर्न हो गया। फिर आपके पास क्यू, द क्यू इंटरफेस ऑफ जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क प्रोवाइड द फंक्शनलिटी ऑफ द क्यू डेटा स्ट्रक्चर, इट एक्सटेंड द कलेक्शन इंटरफेस। अगर मैं क्यू की वर्किंग की बात करूं तो क्यू आपके पास फीफो मैनर में काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो एलिमेंट फर्स्ट आपके पास इंसर्ट हुआ है वही आपके पास फर्स्ट आउट होगा। आपके पास डिलीशन कहाँ से होती है, फ्रंट एंड से होती है, और एडिशन आपके पास रेयर एंड से होती है। क्यू के अंदर आपके पास बूलियन ऐड होता है जो आपके पास यूज होता है इंसर्ट करने के लिए स्पेसिफाइड एलिमेंट क्यू के अंदर, रिटर्न करता है ट्रू अगर आपका सक्सेसफुली ऐड हो जाए एलिमेंट। बूलियन ऑफर आपके पास यूज होता है इंसर्ट करने के लिए स्पेसिफाइड एलिमेंट इनटू दिस क्यू। ऑब्जेक्ट आपके पास रिमूव यूज होता है रिट्रीव करने के लिए और रिमूव करने के लिए हेड ऑफ द क्यू। देन आपके पास ऑब्जेक्ट टूल आता है जो कि यूज होता है रिट्रीव करने के लिए, रिमूव करने के लिए हेड ऑफ द क्यू एंड रिटर्न नल इफ दिस क्यू इज एम्प्टी। इसी तरह से एलिमेंट है जो कि रिट्रीव करेगा और बट डजंट रिमूव हेड ऑफ द दिस क्यू। आपको रिट्रीव तो करके देगा लेकिन रिमूव नहीं करेगा। पोल आपके पास रिमूव भी करेगा, रिट्रीव भी करेगा, और अगर नहीं है आपके पास एलिमेंट तो नल रिटर्न करेगा। लेकिन रिमूव आपके पास क्या करेगा, रिट्रीव वो सिर्फ रिमूव का काम करेगा द हेड ऑफ दिस क्यू। अब पीक की बात करूं तो इट इज यूज्ड टू रिट्रीव बट डजंट रिमूव द हेड ऑफ दिस क्यू ऑन रिटर्न नल एट दिस क्यू इज एम्प्टी। एग्जाम्पल 5 जिसके अंदर आपने सबसे पहले यहाँ पे लाइब्रेरी इंपोर्ट की क्यू का आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आपने लूप यहाँ पे लगाया और ऑफर की मेथड के थ्रू तमाम एलिमेंट्स प्रिंट करवा लिए। उसके बाद आपने इनिशियल क्यू रिप्रिंट करवाई थी। इसके बाद आपने रिट्रीव किया और रिमूव किया हेड, जिसकी वजह से आपको पहला एलिमेंट रिमूव हो गया पोल के थ्रू। उसके बाद आपने अगेन प्रिंट करवाया, पीक से पहला एलिमेंट रिटर्न होगा तो आप यहाँ पे चेक करें आपका 2 रिटर्न हो गया। देन आपने अगेन प्रिंट करवा लिया, एंड में आपने इसका साइज भी फाइंड आउट कर लिया तो साइज यहाँ प्रिंट हो जाएगा। देन आपके पास है असाइनमेंट 11 जिसके अंदर आपको क्या करना है, क्रिएट अ क्लास बुक विच हैव 5 इंस्टेंस वेरिएबल नेम, ऑथर, पब्लिशर, क्वांटिटी and a parameterized constructor which initialize all 5 instance variable. Make another class which create 3 different objects of the book class. Now create head set and add all 3 book objects in the head set and also print the value of the object on console. Thank you for watching, students. Allah Hafiz.